आज हम लेकर आए हैं आपके सामने क्लास 11 की वीडियो। अकाउंट से संबंधित आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस में हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। जी हाँ, अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत सारे बच्चों की 11th क्लास में प्रॉब्लम रही है और बहुत से कमेंट्स भी इसी के ऊपर आ रहे हैं कि सर अकाउंटिंग इक्वेशन को थोड़ा डीपली समझाइए। क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन, क्यों बनाया जाता है, आखिर इसको बनाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, इससे फायदा क्या होता है। सबसे पहले जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं तो उससे पहले यह जानने की जरूर कोशिश कीजिए, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में जब हम बनाने शुरू करते हैं तो उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज इन दोनों का संतुलन, इन दोनों की बैलेंसिंग दिखाई जाती है। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि एसेट्स और लायबिलिटी है क्या। जब हमें एसेट्स और लायबिलिटी का पता चलेगा तभी हम उसकी बैलेंसिंग कर पाएंगे। अब बात करते हैं एसेट्स और लायबिलिटी में। सबसे पहले हम लायबिलिटी की ओर बात करते हैं। जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वह बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है। कैपिटल वह अपने पास से जितनी पूंजी होती है उसे इन्वेस्ट करता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं। अगर वो किसी अन्य व्यक्ति से लोन ले लेता है तो वह लोन फ्रॉम अदर्स, यानी कि रमेश से लिया तो लोन फ्रॉम रमेश, बैंक से लिया तो बैंक लोन हो गया। इस प्रकार से पैसा लगाने के दो साधन बन गए। एक तो खुद का अपना, जिसे उसका अपना प्रोप्राइटरी फंड भी कहते हैं, या यूं कहिए कैपिटल है ये। इसके बाद बैंक लोन हो गया। दूसरा, अब बिजनेस चालू हो जाता है तो बिजनेस चालू होने के लिए जरूरी है कि हम बाहर से माल परचेज करें, गुड्स परचेज करें। गुड्स अगर हम परचेज करते हैं तो कुछ लोगों से तो हम उधार खरीद लेते हैं, कुछ लोगों से हम नगद खरीद लेते हैं। जिन लोगों से हम उधार खरीदते हैं वे लोग हमारे बिजनेस में योगदान देते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। जिन लोगों ने हमें उधार माल बेचा है वे सभी लोग हमसे आज नहीं तो कल पैसा भी जरूर मांगेंगे। अब हमारे पास 3 प्रकार के लोगों का पैसा बिजनेस में आ चुका है। पहला तो अपना खुद का कैपिटल हो गया, दूसरा बैंक से लोन हो गया या लोन फ्रॉम फ्रेंड्स या अदर्स हो गया, तीसरा उस व्यक्ति ने हमें उधार माल बेचा है और हमने खरीदा है, उसको भी हम पैसा देंगे, आज नहीं तो कल पैसा तो वो लेगा ही लेगा। इसके अलावा चौथा वह भुगतान जिसको हमने एक वादे के तौर पर कहा है, लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट। हमने बैंक से लोन नहीं लिया है। जो व्यापारी लोग बिजनेस चलाते हैं उनके लिए करेंट अकाउंट बैंक में खाता खोला जाता है, जिसमें दिन भर में कई बार पैसे निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। उन व्यापारियों के लिए करेंट अकाउंट खोल दिया जाता है, उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है बैंक के द्वारा। जब वो बैंक किसी भी व्यापारी का करेंट अकाउंट खोलता है तो उसके पास इस प्रकार की संतुष्टि पुष्टि की जाती है कि वह बैंक उस व्यापारी को किसी भी समय जमा किए हुए पैसे से भी अधिक राशि निकालने की आज्ञा दे देता है। उसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। मान लो मिस्टर रमेश के 20,000 रुपए जमा है, लेकिन बैंक ने ऐसे कहा है कि अगर आपको 50,000 की भी जरूरत हो आप कभी भी निकाल सकते हैं। अगर मिस्टर रमेश ने अपने बिजनेस के लिए 50,000 रुपए निकाल लिए, जबकि उनके जमा है 30,000 रुपए या 20,000 रुपए, तो जितना जमा है उससे फालतू जो उन्होंने निकाला है वह बैंक का ओवरड्राफ्ट हो गया। अब मिस्टर रमेश जो कि बिजनेसमैन है, अगर वो अपना बिजनेस चला रहे हैं तो उनके ऊपर 30 या 20,000 रुपए जो भी उन्होंने अपने जमा हुए पैसे से ज्यादा पैसा यानी फालतू पैसा बैंक से निकाला है वह बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक वाले उसको आज नहीं तो कल जरूर मांगेंगे। इस प्रकार से बैंक वालों का योगदान इस तरीके से भी बिजनेस में हो जाता है। यह हमारी लायबिलिटी है। इस प्रकार से हमारी ये चौथी लायबिलिटी है। कैपिटल हो गया, बैंक लोन हो गया या लोन फ्रॉम अदर्स हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, क्रेडिटर्स हो गया। इसके बाद कुछ हमारे खर्चे ऐसे होते हैं जिन खर्चों को हम कर तो देते हैं लेकिन उनका पूरा पैसा नहीं चुकाते। जैसे मान लीजिए हमने मजदूरों की मजदूरी दी, अब मजदूरी जो उनकी होती है देने के लिए वो हमने दी 20,000 रुपए, लेकिन 5,000 रुपए सपोज करिए बकाया रह गया, तो वो जो बकाया रह गया वो ऐसा नहीं है कि हम उनको देंगे ही नहीं। 5,000 रुपए बकाया है तो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग हो गया, यानी कि आउटस्टैंडिंग वेजेज हो गया, आज नहीं तो कल उसको हमें देना ही पड़ेगा। इस प्रकार से वह एक लायबिलिटी अलग मतलब अलग हो गई।
अब ये हमारी लायबिलिटी हो गई छठे नंबर की। 6 नंबर की लायबिलिटी कैपिटल, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फ्रेंड्स, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसके अलावा बिल्स पेबल एक नया चीज दिखाई देता है सभी बच्चों को, थोड़ा बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। बिल्स पेबल क्या होता है? बिल्स पेबल एक रिटन इस प्रकार का मतलब ऑर्डर होता है जिसमें जिस व्यक्ति ने माल बेचा होता है वह अपने कस्टमर को बिल लिख देता है कि आप मुझे कितनी तारीख को पैसा देंगे। कस्टमर कहता है कि मैं आपको 3 महीने बाद 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो वह साइन कर देता है। देने वाला व्यक्ति साइन करता है, यानी जिसने माल खरीदा है वह उस बिल पर साइन करके 1 महीने 2 महीने का टाइम बता देता है। तो जिस व्यक्ति ने माल बेचा है वह उतने तारीख में प्लस 3 दिन और एडिशनल टाइम ग्रेस पीरियड के नाम पर दे दिया जाता है पैसा अरेंजमेंट वगैरह करने के लिए। तो वो जो बिल साइन किया जाता है खरीदने वाले के द्वारा उसको हम बिल्स पेबल बोलते हैं, जिसमें खरीदने वाला इस बात के लिए राजी हो जाता है कि मैं यह पेमेंट 1 या 2 महीने बाद दे दूंगा। इस प्रकार की लायबिलिटी भी लायबिलिटी बन जाती है क्योंकि इसमें भी पैसा देने के लिए एक निश्चित समय डिसाइड किया हुआ है। इस प्रकार से आपने यहां पर 7 टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज समझ लिया है। ये हमने जो 7 चीजें बताई है ये 7 की 7 ऐसी लायबिलिटी है जिसको पैसे के तौर पर, धन के तौर पर, अमाउंट के तौर पर इन सभी लोगों से पैसा इस्तेमाल किया गया है और बिजनेस में, और इन सबको पैसा मिलना चाहिए। लाइक मी, मैं अगर बिजनेस स्टार्ट करता हूं, मेरी कैपिटल लगी है तो मुझे पैसा मिलना चाहिए। सबसे पहले मैं अपनी कैपिटल की वसूली बिजनेस से करूंगा। बैंक से लोन लिया है, बैंक वालों को भी पैसा चाहिए आज नहीं तो कल। फ्रेंड से मैंने लोन लिया है, फ्रेंड को आज नहीं तो कल पैसा अवश्य चाहिए। इसी प्रकार से बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है तो बैंक वालों को पैसा जरूर चाहिए। जिन क्रेडिटर से हमने माल खरीदा है उनको अपने पैसे चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें माल बेचा है तो हम उनको पैसा जरूर देंगे। इसी प्रकार से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, बकाया है किसी भी पेमेंट का तो उसको हमें आज नहीं तो कल चुकाना ही पड़ेगा। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद, आउटस्टैंडिंग के बाद बिल्स पेबल आता है जिसमें हमने किसी से माल खरीदा है, मैंने बिल बना के साइन करके दे दिया और उसे साइन वाले बिल में मैंने ये लिख दिया कि मैं इतने महीने बाद पेमेंट आपको जरूर करूंगा, वह बिल्स पेबल में हमारी लायबिलिटी है। इस प्रकार से 7 टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज आपके सामने लायबिलिटी बन गई। अब हम बात करते हैं एसेट्स की। जहां इतना पैसा कैपिटल, क्रेडिटर से, बैंक से लोन लेकर के बिजनेस जब बनाया जाता है, बिजनेस खड़ा किया जाता है, तो उस बिजनेस में सबसे पहले संपत्ति खरीदी जाती है, यानी जमीन खरीदी जाती है, बिल्डिंग बनाई जाती है, मशीनरी आती है, फर्नीचर आते हैं। ये जो हमने चीजें बताई है इन पैसों का यानी पूंजी का इस्तेमाल करके हम संपत्तियों का निर्माण करते हैं। जितनी इधर पूंजी लगेगी उतनी की इधर संपत्ति बननी भी चाहिए, दिखना भी चाहिए कि हमने उस पैसे का, उस पूंजी का, उस कैपिटल का क्या किया है। अगर नहीं किया होगा तो वो कैश के रूप में हमारे पास जरूर मौजूद रहेगी। अगर हमने उस पैसे का कुछ इस्तेमाल किया है तो जो चीज हमने बनाया है वह हमारी संपत्ति दिखाई देनी चाहिए। उसके बाद प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड यानी जमीन, ये तमाम चीजें हमारी संपत्तियां हैं। इसके अलावा जिन लोगों को हम उधार माल बेचते हैं वे हमें आज नहीं तो कल पैसा देंगे, वह हमारी संपत्ति है। जो माल हमने बना के तैयार कर लिया या कच्चा माल हमने ला के गोदाम में रखा है वो हमारी संपत्तियां हैं, क्योंकि वो हमारे पास इन्हीं पैसों से इस्तेमाल करके उनको हमने खरीदा है। बैंक में रखा हुआ पैसा वो भी हमारी एसेट्स है। जो हमारे पास नगद है बिजनेस के अंदर कैश में वो भी हमारी एसेट्स है। अगर हमने कोई रकम प्राप्त किया है, मतलब एडवांस में प्राप्त किया है, तो वह हमारी एसेट्स नहीं बन सकती, लायबिलिटी होगी। क्योंकि अगर हमने किसी से एडवांस में ले लिया और हमने उसके लिए काम नहीं किया तो हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो हमसे पैसा जरूर ले लेगा। इसके बाद उसी जगह पर इसका अपोजिट अगर कर दिया जाए, जिसको हम बोलते हैं एडवांस पेमेंट, यानी हमने टाइम से पहले किसी चीज का पेमेंट कर दिया है तो वो हमारे लिए एसेट्स बन जाता है, या एडवांस पेमेंट कहिए या प्रीपेड एक्सपेंसेस कहिए। इसके बाद होता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब होता है कमाई हुई रकम।
अगर हम पैसा कमा लेते हैं लेकिन हमें मिलता नहीं है, बेशक नहीं मिला है लेकिन आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा, ये हमारी एसेट्स है। इस प्रकार से जैसे हमने बिल्स पेबल दिखाया था आपको लायबिलिटी में, ऐसे ही एसेट्स में भी बिल्स रिसेबल होता है। जब हम अपने ग्राहकों को उधार माल बेचते हैं, वे ग्राहक हमें इस बात की श्योरिटी देते हैं और बिल लिख करके कहते हैं कि हम आपको इतने दिन में पैसा दे देंगे, तो वो जो उन्होंने बिल्स हमें एक्सेप्ट करके दिया है बिल, उस बिल को हम अपने पास रखेंगे। 1-2 महीने बाद हम उस बिल को दिखा के उनसे पैसा ले लेते हैं। ये जो बिल हमने उनसे लिखवाया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो हमारे लिए बिल्स रिसेबल है, क्योंकि वह हमारे लिए एक प्रकार का ऐसा बिल है जिसका हमें पेमेंट आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। इस प्रकार से हमने एसेट्स साइड में इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी है। प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्स रिसेबल, स्टॉक, डेटर्स, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेज, बैंक और कैश। जिस प्रकार से हमने इतनी लायबिलिटी पढ़ी, इसी प्रकार से हमने इतनी एसेट्स पढ़ी। जब हम स्टेटमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन के रूप में इसको डालते हैं तो एक तरफ हम एसेट्स लिखते हैं तो दूसरी तरफ हम लायबिलिटी लिखते हैं, यानी जितना पैसा लगाया है क्या उससे हमने एसेट्स बनाया है या नहीं बनाया है। इस प्रकार से हर कोई ट्रांजैक्शन, जब कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, उस ट्रांजैक्शन से अगर एसेट्स में प्रभाव पड़ेगा या लायबिलिटी पर प्रभाव पड़ेगा या दोनों पर प्रभाव पड़ेगा, जब हम उनका बैलेंसिंग करेंगे, जब हम उनका टोटल करेंगे, वो दोनों बराबर हमेशा रहेंगे। अगर वो बराबर नहीं होते, इक्वल नहीं होते हैं, तो ये माना जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन सही नहीं है। ये वीडियो कैसे लगी कैसे नहीं लगी ये तो बाद का प्रश्न है, परंतु आप इसको देखिए और शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। कहीं पर अगर कोई कमजोर पॉइंट है जहां पर आपको समझ में नहीं आया है, इसके बारे में अपने कमेंट में जरूर बताइए।